नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत का बजट, रोजगार कौशल पर फोकस। आज हम इस पर विस्तार से अपनी इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं की अहमियत का अंदाजा इसी से लग जाता है कि हमारी कुल आबादी की औसत उम्र करीब 27 है। अगर देश की वर्कफोर्स के हिसाब से देखें तो यह हमारी बहुत ही बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी अपनी आशाएं भी हैं और आकांक्षाएं भी। इस वजह से आम बजट में सरकार से इनकी काफी उम्मीदें हैं। बीते वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए के सेंट्रल आउटले से प्रधानमंत्री पैकेज के तौर पर 5 योजनाओं और पहलों की घोषणा की थी। इसका मकसद युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने, उनका कौशल विकास करने और अन्य अवसरों को पंख देना था। यह सोच 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लक्ष्य रखकर 5 साल के लिए विकसित की गई थी। मोदी सरकार का बजट, युवाओं की खास नजर। रोजगार और कौशल, उम्मीदों को लगेंगे पंख। कंस्ट्रक्शन, पर्यटन, युवाओं को मिलेंगे ज्यादा अवसर। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टारगेटेड कदम से रोजगार सृजन। इंडस्ट्री को टैक्स छूट, श्रम बल में महिला हो भरपूर। गिग प्लेटफॉर्म कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा है जरूरी। राष्ट्रीय रोजगार नीति, ग्रामीण युवाओं की इंटर्नशिप जरूरी। $4.1 करोड़ युवाओं को लाभ, 5 साल का मजबूत प्लान। पारंपरिक नौकरी होंगी कम, तकनीक आधारित काम भरपूर। विशेषज्ञों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास और मुद्रा योजना जैसी स्कीम पर सरकार का फोकस देखने को मिल सकता है, ताकि युवाओं को कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर बना रहे। इस वजह से बजट में इस तरह की योजनाओं पर सरकार ज्यादा फंड दे सकती है। युवाओं को इस बार के केंद्रीय बजट से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि राष्ट्र की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए और भी ज्यादा खुला माहौल मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और उनके भविष्य का द्वार भी खुलेगा। जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात है तो युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एरोस्पेस और इनोवेशन के क्षेत्र में भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट में पिछले बजट की तरह रोजगार और कौशल पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन, पर्यटन, टेक्सटाइल और कम स्किल वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए टारगेटेड कदम से रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। स्किल्ड लोगों की कमी पूरी करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाओं को मौके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में
डॉर्मेट्री और क्रैच बनाकर और डे केयर खर्च पर टैक्स छूट देकर श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 30% के आसपास है। उद्योग चैम्बर्स ने भी सरकार के साथ बजट पूर्व बैठकों में रोजगार बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिशें की हैं। कौशल को अहमियत। 23 जुलाई 2024 को पेश वर्ष 2024 से 25 के पूर्ण बजट की 9 प्राथमिकताओं में रोजगार और कौशल को दूसरे स्थान पर रखा गया था। तब रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 5 स्कीम घोषित की गई थी। अनुमान लगाया गया कि 5 वर्षों में इससे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। पहले वर्ष इन स्कीमों के प्रदर्शन के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद 2025 से 26 के बजट में बताएं, लेकिन बेरोजगारी लगातार बड़ी समस्या बनी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बेरोजगारी दर इस समय 7.4% है। भारतीयों की औसत उम्र 29 साल के आसपास है। CII के मुताबिक साल 2050 तक वर्किंग एज आबादी 13.3 करोड़ बढ़ जाएगी। इस युवा आबादी को उत्पादक तरीके से काम में लगाने और समावेशी विकास के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की जरूरत है। आवंटन बढ़ाया। साल 2024 से 25 के बजट में श्रम रोजगार मंत्रालय के लिए प्रावधान 12,521 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22,531 करोड़ रुपए किया गया था। श्रम रोजगार और कौशल विकास के लिए निर्धारित रकम 10,614 करोड़ से बढ़ाकर 19,627 करोड़ रुपए की गई थी। बजट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहने की संभावना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसके अंदर कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए। देखिए, आज देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यंग पीपल, खासकर टैलेंटेड यंग पीपल, इंजीनियर्स, MBAs हर लेवल पे हमारे पास बहुत अवेलेबल है। तो बहुत बड़ा इशू है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हम पैदा करें, आज भी और आने वाले 5 साल 10 साल बाद ये और भी बड़ा इशू है। तो मेरे हिसाब से बजट में जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे फोकस होने की संभावना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो SEZs आएंगे, वहां मैन्युफैक्चरर्स को स्पेशल इंसेंटिव्स होंगे, वहां नौकरियां जनरेट होंगी। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स मिलेंगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए FDI, तो FDI के लिए कंसेशंस आने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में प्रकाशित फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट में बताया कि 2030 तक बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, AI/ML स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एवं ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डेटा वेयरहाउसिंग स्पेशलिस्ट, ऑटोनोमस वाहन और EV स्पेशलिस्ट, IoT स्पेशलिस्ट की मांग अधिक रहेगी। दूसरी तरफ बैंक क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर और टिकट क्लर्क, एडमिन असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, लीगल अधिकारी जैसी नौकरियां कम होती जाएंगी। विशेषज्ञ सरकार को श्रम सघन सेक्टर पर ध्यान देने की बात कहते हैं। उनके मुताबिक टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और कृषि जैसे सेक्टर के लिए टारगेटेड कदम से रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। श्रम सघन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए टैरिफ ढांचे, उत्पादन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं और मुक्त व्यापार समझौतों में समन्वय भी आवश्यक है। 2024 के बजट में रोजगार से जुड़े जो इंसेंटिव घोषित किए गए थे, उन पर अमल तेज करना महत्वपूर्ण है। अगले वित्त वर्ष में इन स्कीमों पर व्यापक स्तर पर लागू करने पर फोकस होना चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके। भारत एक अनोखे मोड़ पर खड़ा है। इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, आर्थिक विकास दर और सामाजिक बदलाव का शानदार अवसर देता है। रोजगार सृजन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। रोजगार बढ़ाने के साथ उत्पादकता में वृद्धि भी जरूरी है। आर्थिक विशेषज्ञों की मांग है कि भारत के इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को
इसके वर्तमान स्तर 4.1 से नीचे लाने की आवश्यकता है। CII ने सरकार को एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने का सुझाव दिया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसका कहना है कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों की रोजगार सृजन योजनाओं को शामिल करते हुए एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई जाए। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों का डेटा भी हो। NCS के तहत यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जहां रोजगार के अवसरों, नौकरियों के वर्गीकरण, कौशल की मांग और प्रशिक्षण की जानकारी मिले। दरअसल भारत एक अनोखे मोड़ पर खड़ा है। इसका डेमोग्राफिक इन्विडेंट आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का शानदार अवसर देता है। रोजगार सृजन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। रोजगार बढ़ाने के साथ उत्पादकता में वृद्धि भी जरूरी है। भारत के इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को इसके वर्तमान स्तर 4.1 से नीचे लाने की आवश्यकता है। बजट में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की घोषणा की जा सकती है, जो इस पर गहराई से अध्ययन करे और अपनी सिफारिशें दे। इंडस्ट्री को जरूरत के मुताबिक कामकाजी लोगों का ना मिलना भी बड़ी समस्या है। प्रतिभा की कमी पूरी करने के लिए सरकार को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जॉब बढ़ रही हैं और अनुमान है कि साल 2027 तक देश में 12.5 लाख AI संबंधित नौकरियां होंगी। स्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए डेडिकेटेड AI सेंटर की स्थापना के साथ स्किल इंडिया मिशन, PM कौशल विकास योजना तथा अप्रेंटिस योजना के लिए फंडिंग बढ़ाना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस के आने की संभावना है, SEZs के लिए कंसेशन आने की संभावना है, FDI के लिए इंसेंटिव्स आने की संभावना है, साथ ही साथ AI पे जोर, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस। यानी ओवरऑल बजट में मुझे जो लगता है संभावना, हम ये सब संभावनाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सी संभावनाएं ये दिख रही हैं कि पूरा का पूरा कोशिश, सरकार का एफर्ट, मुझे ऐसा लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहने की संभावना है। तेजी से विकसित होते डिजिटल इकोनॉमी में वर्कफोर्स तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना और टेक्नोलॉजी केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल को जोड़ना महत्वपूर्ण होगा। CII का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों में अल्पकालिक रोजगार तो मिलेगा ही, युवाओं को प्रोफेशनल स्किल हासिल करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की विभिन्न ग्रामीण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध होगा। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में सरकार को डॉर्मेट्री का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए क्रैच भी बनाए जाने चाहिए। इससे दूर इलाकों में रहने वाली महिलाओं को काम पर जाने में आसानी होगी। CSR फंड से महिलाओं के लिए डॉर्मेट्री के निर्माण, देखभाल को औपचारिक सेक्टर का दर्जा और औद्योगिक क्लस्टर में क्रैच की स्थापना से महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। उनके कौशल विकास के भी कदम उठाए जा सकते हैं। फिक्की ने एक निर्धारित सीमा तक डे केयर खर्च पर टैक्स छूट देकर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसका कहना है कि कामकाजी महिलाओं के लिए 5 साल तक के बच्चों की देखभाल पर किए गए खर्च पर विशेष कर छूट देने पर विचार किया जा सकता है। केयर इकोनॉमी आर्थिक विकास के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी अवसर है। सरकार डे केयर केंद्रों को प्रमाणित करने और उनकी क्वालिटी की नियमित निगरानी के लिए एक वैधानिक निकाय गठित कर सकती है। जानकारों की तरफ से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नीतिगत पहल का सुझाव दिया है। लेबर फोर्स में महिलाएं। भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। छठी तिमाही रोजगार सर्वे के अनुसार कुल कर्मचारियों में 69.71% पुरुष और बाकी 30.29% महिलाएं थीं। विशेषज्ञ श्रम संहिता पर अमल की भी मांग कर रहे हैं। बिजनेस का वातावरण सुधारने और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। इनमें वेतन संहिता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता शामिल है।
देश के सभी राज्यों में प्रस्तावित श्रमिक संहिताओं के अमल में तेजी लाने की जरूरत है। गिग कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। CII ने भी गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए श्रम संहिताओं को लागू करने की बात कही है। विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से बजट में ये मांग की है कि वृद्ध होते देशों में भारतीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी स्थापित की जाए। ये प्राधिकरण युवाओं को विदेशी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है। ये प्राधिकरण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम तैयार कर सकता है जो वैश्विक अवसरों के अनुरूप हो। कौशल के साथ सांस्कृतिक और विदेशी भाषा का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। छठी तिमाही रोजगार सर्वे के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक 43.39% रोजगार हैं। उसके बाद शिक्षा में 16.59%, ITO BPO में 11.61%, हेल्थ सेक्टर में 10.99% रोजगार हैं। तो रोजगार के लिहाज से MSAME को बढ़ावा देना जरूरी है। 2024 के बजट वादे के मुताबिक आगामी बजट में 60 MSAME क्लस्टर में निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट को लागू करने में तेजी लाने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने पर फोकस किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा MSAME को ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से अपनाने में मदद के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में मदद की आवश्यकता है। GST के ढांचे को सरल बनाने और कंप्लायंस खर्च को कम करने से कारोबार में आसानी बढ़ेगी, जिससे MSAME अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाते हुए सतत विकास को गति दे सकेंगे। PhD चैम्बर का सुझाव है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का दायरा बढ़ाया जाए, जो अभी 14 सेक्टर तक सीमित है। ये योजना कुछ सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मददगार रही है। औषधीय पौधों, हैंडीक्राफ्ट, लेदर और फुटवेयर, जिम्स, ज्वेलरी तथा स्पेस सेक्टर को इसमें शामिल करने से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी। CII का कहना है कि नए रोजगार को प्रोत्साहन के लिए आयकर कानून की धारा 80 JJAA की जगह नई धारा लाई जाए। इसका एक और सुझाव विदेश में नौकरी के अवसर तलाशने का है। इसका कहना है कि अनेक देश वृद्ध होती आबादी के कारण वर्कफोर्स की कमी का सामना कर रहे हैं और भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी प्राधिकरण स्थापित किया जा सकता है। ये प्राधिकरण युवाओं को विदेशी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है। ये प्राधिकरण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम तैयार कर सकता है जो वैश्विक अवसरों के अनुरूप हो। कौशल के साथ सांस्कृतिक और विदेशी भाषा का प्रशिक्षण भी शामिल किया जाना चाहिए। बजट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर फोकस रहने की संभावना है। AI एक ऐसी चीज है जो आने वाला वक्त में दिखा रहा है AI की बहुत प्रोमिनेंस होगी। US जिस तरीके से AI पे फोकस कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है और AI आगे काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा। तो मुझे लगता है AI पे काफी एलोकेशन होगी। साथ ही साथ एजुकेशन में शुरुआत के लेवल पे डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के ऊपर खर्चा आएगा। काफी उस पर एलोकेशन आएगी, उस पर काफी एलोकेशन आने की संभावना है। खर्चे से मेरा मतलब है कि उस पर क्योंकि खर्चा आता है तो उस पर एलोकेशन आने की संभावना है। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम आ सकता है, यानी यहां के यूथ को बाहर की कंट्रीज में कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट दिलाई जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट का एक और महत्वपूर्ण कार्य नई स्टार्टअप नीति का निर्माण होना चाहिए। साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से भारत ने एक नया स्टार्टअप मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने पिछले दशक में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर 2024 तक 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अब स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक सशक्त और सुविचारित नीति की आवश्यकता है। बजट 2025 में इस दिशा में 3 प्रमुख कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, टैक्स रियायतें और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जिससे स्टार्टअप पर वित्तीय बोझ कम हो और उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल बने।
दूसरा, नवाचार के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता जिसमें क्रेडिट और पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। तीसरा, रेगुलेटरी सुधार जिससे स्टार्टअप का संचालन सरल और पारदर्शी बने। इन सुधारों के लिए एक समर्पित नीति तैयार की जानी चाहिए और इसे बजट में शामिल किया जाना चाहिए। ये नीति न केवल भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। इसके अलावा स्टार्टअप पर ध्यान एआई, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक, गेमिंग और अन्य उन्नत तकनीकों वाले स्टार्टअप पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बजट 2025 भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाने का अवसर है, जो नीति सुधार, समर्पित फंडिंग और प्रगतिशील दृष्टिकोण से भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना होना चाहिए, जो आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन स्थापित करे और रोजगार को प्राथमिकता दे। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वर्षों में 6.7% के स्थिर दर से बढ़ने की संभावना है, जो वैश्विक औसत 2.7% से कहीं अधिक है। यह भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक भूमिका को रेखांकित करता है। हालांकि दूसरी तिमाही में 5.4% की धीमी वृद्धि दर ने चिंता बढ़ा दी है। इस चुनौती से निपटने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर बुनियादी ढांचे का विकास करना आवश्यक है और साथ ही निजी निवेश के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से प्रोत्साहित करना होगा। आज आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सुधारों के माध्यम से खपत बढ़ाने पर ध्यान भी देना जरूरी है। इस प्रयास में महंगाई पर नियंत्रण भी जरूरी होगा। इस तरह का नियंत्रण आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंचाने में सहायक होगा और इसके अतिरिक्त बजट में रोजगार के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पिछले बजट में सरकार ने इंटर्नशिप योजनाओं और नई नौकरियों के सृजन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहन घोषित किए थे। हालांकि अब भी एक व्यापक और प्रभावी रोजगार योजना का अभाव महसूस होता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस बजट में रोजगार सृजन के ठोस उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि देश के युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। यही उम्मीद की जा रही है जब वर्ष 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो हमारी आज की इस खास पेशकश भारत का बजट रोजगार कौशल पर फोकस में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।